नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सत्र बुलाने के मुद्दे पर राजस्थान में सियासी रस्साकशी। सीएम गहलोत की अपील, स्वतंत्र होकर फैसला ले गवर्नर। शनिवार को सभी जिलों में कांग्रेस का हल्ला बोल। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने पर तकरार के बीच मणिपुर में 10 अगस्त से विधानसभा का सत्र। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बुलाया असेंबली सेशन। मोदी सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल, चुनी हुई सरकारों को गिराने की लगातार साजिश। सुरजेवाला का ट्वीट, क्या गवर्नर आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाने से कर सकते हैं इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट को बड़ी राहत। स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे, बागी विधायकों के खिलाफ नहीं कर सकेंगे कोई कार्रवाई। और राहुल गांधी का सरकार पर फिर हमला, कोरोना पर मेरी नहीं सुनी तो सबने देखा। चीन पर फिर अनसुना कर रही सरकार। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच गहलोत सरकार आक्रामक मूड में नजर आ रही है। राजभवन के बाहर सीएम गहलोत कांग्रेस नेताओं के साथ मीडिया से मुखातिब हुए तो आए राज्यपाल कलराज मिश्रा को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की नसीहत देते भी नजर आए। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल सूबे के संवैधानिक मुखिया हैं और उन्हें किसी के दबाव में फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और शनिवार को राजस्थान के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। आपने देखा होगा कि हमेशा विपक्ष मांग करता है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है विधानसभा सत्र बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सुबह भी आपको कहा था। इसमें समझ के परे है कि इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं असेंबली फ्लोर पे जाना चाहते हैं और विपक्ष कह रहा है हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये समझ के परे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने बकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। मैंने रिक्वेस्ट की माननीय राज्यपाल महोदय से, उसके बाद में सत्र नहीं बुलाना ये समझ के परे है। ये क्या पहेली है, इसमें मैं समझता हूँ कि आप हम सबको जाना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है, पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता है देश के अंदर, दुनिया दिल्ली के अंदर भी, और वो दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। इतिहास में नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं पर हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि कल 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए, षड्यंत्र के खिलाफ पूरे कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करेंगे। और अगर आवश्यकता हुई तो हमारे ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत और नगर पालिका लेवल पे भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करके इस षड्यंत्र को विफल करेंगे। लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र अंत में हारेगा। उधर राजस्थान के सीएम गहलोत के साथ राजभवन गए विधायक भी राज्यपाल से मुलाकात के बाद लौट गए हैं। विधायकों के मुताबिक राज्यपाल ने उन्हें कहा कि उनके मन में कुछ सवाल हैं जिसके लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है, जिनके जवाब मिलने के बाद वो हाउस बुला लेंगे। उधर राजस्थान के रण में लगातार वार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया है। सुरजेवाला ने लिखा है कि गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। क्या गवर्नर आर्टिकल 174 में विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? जब कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है तो भाजपा भाग क्यों रही है? कब तक जनमत का चीरहरण करोगे?
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गहलोत के पास बहुमत का भी दावा किया है। ये भी कहा कि कुछ टिप्पणियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश भेजा है। जैसे ही मंत्रिमंडल उन टिप्पणियों का निदान कर देगा तो संविधान की धारा 174 के तहत वो महामहिम राज्यपाल जी वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उधर राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है, उससे लगता है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा रचने की कोशिश की जा रही है। अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि गवर्नर इस बात में देरी नहीं कर सकता जब जब भी सत्र की मांग हो। ये गवर्नर साहब का कर्तव्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है। लोकतंत्र की जो नई परिभाषा है उसमें चुनी हुई सरकारें गिराना, उसमें लोगों को लोभ देना, चाहे वो पैसे का लोभ हो या कोई और लोभ हो, और इसी तरीके से उस बहुमत को अल्पसंख्यक में बना देना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देना और सरकार गिरा के अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला देना। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं तो क्या सारी जनता घेरेगी? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। इससे पहले राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर यह आदेश दिया। इससे अब साफ हो गया है कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट का यह आदेश सचिन पायलट गुट के लिए राहत के तौर पर आया है। हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। जो नोटिस जारी किया था, संविधान जो स्पीकर नोटिस जारी किया था, उसको हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आज तक हो चुकी, जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। ये ना तो स्पीकर के पास अब कोई ऑप्शन बचता है, स्पीकर को चैलेंज करना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं हो तो बैठे रहेंगे। अब स्टेटस को करने का मतलब है ना तो पायलट ग्रुप को जवाब देने की जरूरत है, ना अपील होने की जरूरत है। उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पता सेटबैक माना जाएगा स्पीकर की तरफ गहलोत सरकार के लिए, और पायलट के लिए गुड न्यूज है ये।
हमारे स्टेटस क्लियर किया है। हमने जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस क्वो का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज़्यादा बात कर पाऊंगा। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है। सरकार और राजभवन आमने सामने है, लेकिन इस बीच पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में विधानसभा सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने 10 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाया है और इसकी जानकारी सरकार, विपक्ष के नेताओं और संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है। तो मणिपुर में विधानसभा सत्र बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन राजस्थान में सरकार की गुहार पर भी राज्यपाल सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। हालांकि कोरोना के मामलों के लिहाज से दोनों राज्यों में काफी अंतर है। राजस्थान में जहां करीब 600 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, वहीं लेकिन मणिपुर में कोरोना से अभी तक किसी की जान नहीं गई है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. क्या महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी की IT सेल को अपने सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी थी? क्या बीजेपी की IT सेल ने ही महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का मतदाताओं को जागरूक करने से लेकर पूरा डिजिटल कैंपेन संभाला था? क्या लाखों लोगों का डेटा जो चुनाव आयोग के पास था वो बीजेपी की IT सेल के पास पहुंच गया? ये सवाल RTI कार्यकर्ता और पूर्व पत्रकार साकेत गोखले ने ट्वीट करके उठाए हैं। साकेत गोखले ने 6 ट्वीट करके 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। साकेत गोखले ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एक तरह से बीजेपी की IT सेल को अपने सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी थी। साकेत गोखले के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने अपने सभी विज्ञापनों और पोस्ट में 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई का पता दिया था। RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले के मुताबिक 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई वाला एड्रेस सिंह पोस्ट इंडिया नाम की एडवर्टाइजिंग कंपनी का भी था। सिंह पोस्ट इंडिया कंपनी फडणवीस सरकार में सरकारी पैनल के तहत दर्ज कंपनी थी। उधर RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए यह भी खुलासा किया कि 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई वाले एड्रेस का इस्तेमाल सोशल सेंट्रल नाम की डिजिटल एजेंसी ने भी किया। इस एजेंसी को देवांग दवे चलाते हैं। देवांग दवे बीजेपी यूथ विंग की IT सेल और सोशल मीडिया सेल के नेशनल कन्वीनर हैं, यानी राष्ट्रीय संयोजक भी है। सोशल सेंट्रल ने अपने क्लाइंट्स में बीजेपी को शामिल किया है। साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि बीजेपी की IT सेल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया का काम दिया, एक ऐसे शख्स को जो उस समय महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया संभाल रहा था।
वहीं आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने ट्वीट के जरिए बताया कि देवांग दवे ने कई वेबसाइट भी बनाई हैं और वो द फियरलेस इंडियन, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जैसे सोशल मीडिया पेज भी चलाते हैं। साकेत गोखले के मुताबिक इन वेबसाइट्स पर राजनीतिक तौर पर भड़काऊ कंटेंट की भरमार रहती है। साथ ही आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या 2019 में महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के सोशल मीडिया को बीजेपी आईटी सेल का सदस्य हैंडल कर रहा था। चुनाव निष्पक्षता की बात करने वाला चुनाव आयोग क्या काम देते समय इन बातों पर ध्यान नहीं देता, जबकि चुनाव आयोग का काम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया खातों पर नजर बनाए रखने का है। वहीं साकेत गोखले ने महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका को लेकर भी कई और गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए ही पूछा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चुनाव में दखलंदाजी की थी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अश्विनी कुमार का तबादला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पर किए जाने का आरोप भी लगाया है। गोखले ने ट्विटर पर लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव के पहले भी अश्विनी कुमार का तबादला करवाना चाहते थे, लेकिन तब केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले फडणवीस के कहने पर ही अश्विनी कुमार का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह बलदेव हरपाल सिंह को महाराष्ट्र का मुख्य चुनाव अधिकारी बना दिया गया। बलदेव सिंह ने पद संभालने के बाद चुनाव आयोग के सोशल मीडिया को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी आईटी सेल के आदमी को सौंप दी। साकेत गोखले के मुताबिक अश्विनी कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान लातूर और वर्धा में नरेंद्र मोदी के चुनाव आचार संहिता तोड़ने का संज्ञान लिया था। साकेत गोखले ने सवाल किया है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस अश्विनी कुमार का तबादला कराने के लिए इतने उतावले क्यों थे, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। क्या उन्हें इसीलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने मोदी के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लिया था? क्या बीजेपी के युवा संगठन के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख को चुनाव आयोग के सोशल मीडिया का इंचार्ज तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस के कहने पर बनाया गया था? वहीं चुनाव आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी के सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी आईटी सेल को संभालने वाले आरोपों पर तथ्यों की जांच और पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की ओर से बीजेपी की आईटी सेल को अपने सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपने का सवाल उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व पत्रकार साकेत गोखले अब आरएसएस के निशाने पर आ गए हैं। शुक्रवार को ट्वीट कर साकेत गोखले ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता मेरे घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उन्होंने मेरी मां को धमकी दी है। गोखले ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और ठाणे पुलिस से तुरंत मदद करने की गुहार भी लगाई है। उधर कानपुर के बर्रा के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसके एक करीबी दोस्त का हाथ था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वारदात की बात कबूली। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने संजीत यादव का शव पांडु नदी में फेंक दिया था। आपको बता दें कि बर्रा निवासी संजीत यादव 22 जून से लापता था। 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं 29 तारीख को संजीत के घर वालों को 30 लाख की फिरौती की कॉल आई। परिजनों के मुताबिक उन्होंने पुलिस वालों को जानकारी दी, लेकिन उनका रवैया ढुलमुल ही रहा। अपहरणकर्ताओं ने 11 जुलाई तक 21 बार फिरौती की कॉल की, जिसके बाद परिजनों ने 13 जुलाई को फिरौती की रकम कुजैनी पुल से फेंक दी, जिसे लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस अपहरण की साजिश संजीत के दोस्त ने ही रची थी, जिसे मालूम था कि उसकी बहन की शादी टूटी है और पैसे और जेवर घर में रखे हैं। इस अपहरण और हत्या में उसके 4-5 साथी भी शामिल थे। घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना
बनाई थी अपहरण करने की। 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फिलहाल 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने ये बात कही है। सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कश्मीर में 4G सेवा बहाली से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि संवेदनशील इलाकों की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अभी 4G इंटरनेट सर्विस को शुरू नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल 4G सेवा बहाल ना करने का फैसला लिया गया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामों में गृह मंत्रालय ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात की अगले 2 महीने समीक्षा की जाएगी। अगर हालात सुधरे तो उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आपको यहां बता दें कि बीती 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट सर्विस बहाली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर जवाब मांगा था। NGO फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से दायर अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानबूझकर नहीं माना गया है। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्थिति का जायजा लेने के लिए विशेष कमेटी बनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार से जुड़ी आर्टिकल 370 हटाए जाने और एक पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले को 1 साल पूरा होना है। इसी को देखते हुए घाटी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। 2G सर्विस और सोशल मीडिया से बैन हटाया गया है, लेकिन 4G इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई है। इसके विरोध में कई संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि जस्टिन NV रमन की अगुवाई वाली बेंच ने बीती 11 मई को अपने आदेश में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग पर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल कमेटी बनाने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी थी कि पिछले साल 5 अगस्त से इंटरनेट की स्पीड समेत कई तरह की पाबंदियां हैं। मौजूदा 2G सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई और कारोबार में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार के गोपालगंज जिले में सारण मुख्य तटबंध 2 जगहों पर टूट गया। सारण मुख्य तटबंध टूटने से पहले बरौली के सिकटिया गांव के पास रिंग बांध टूट गया, जिससे 40 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। सारण तटबंध टूटने से देवापुर के समीप NH 28 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी बरौली प्रखंड के गाँव को डुबाते हुए सिद्धवलिया बैकुंठपुर की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी से मांझागढ़, गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर और तमाम प्रखंडों के अलावा सीमावर्ती सिवान जिले के कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित होंगे। वहीं तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपना अपना सामान, बोरिया, बिस्तर समेटने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग अब पलायन कर रहे हैं।
बिहार में बाढ़ और तटबंधों के टूटने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बाढ़ से जनजीवन तबाह है और मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार का कहीं कोई मंत्री विधायक नहीं दिख रहा। सीएम, डिप्टी सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल लापता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार प्रतिक्रियावादी है, निरंतर तटबंध टूट रहे हैं। तटबंध हर साल क्यों टूटते हैं? बिहार की सरकार इसका जवाब दे। पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है। लोग त्रहिमाम कर रहे हैं। लोगों का खाने का ठीक नहीं है, पीने का ठीक नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं कराया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से ही कम से कम जो है आप जा कर के स्थिति का जायज़ा लीजिए, हवाई यात्रा कीजिए और जायज़ा लीजिए। देखिए कि कितना बिहार जो है डूब गया है, लोग परेशान हैं, लेकिन आप जो है घर से नहीं निकल रहे हैं। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के बहाने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अनाज मंडियों और किसानों के 3 अध्यादेशों का जिक्र किया। चौटाला ने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेचे, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिलेगा। साथ ही चौटाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर केवल राजनीति करती है। किसी चीज को मिसकोट कर केवल मात्र उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही। और निरंतर आपने देखा है कि जब भी कोई फार्मर के बेनिफिट के लिए कदम उठाया जाता है, कांग्रेस द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। अगर आप खुद देखेंगे तीनों ऑर्डिनेंस के अंदर, तो एक फेयर प्राइस का, जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिले, एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने लाने का काम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।